हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाति लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान को। यह सीटेट पेपर 2 वालों के लिए है और इससे पहले भी हम लोग 2 क्लास को कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। साथ ही अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से पौधों के बारे में और उनके भागों के बारे में जानने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला है शाक। अब शाक क्या होता है? हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं, जैसे कि टमाटर। अगर आपने टमाटर का पौधा देखा होगा तो उसकी जो तने होते हैं वो बहुत ही कोमल होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, तो यह क्या है? शाक है। दूसरा है झाड़ी। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं, यानी तने के आधार के पास से ही निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ी कहते हैं। जैसे कि नींबू, यह बहुत बड़ा विशाल वृक्ष नहीं होता है इसका, बल्कि यह झाड़ी होता है, यह छोटा ही होता है। हालांकि तना इसका कठोर होता है, शाक की तरह कोमल नहीं होता, लेकिन फिर भी यह वृक्ष से अलग है। अगला है वृक्ष। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, इनके तने जो होते हैं सुदृढ़ होते हैं और गहरे भूरे रंग के होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलते हैं, यानी कि तने, जैसे झाड़ी में हमने देखा कि इसके जो तने होते हैं वो नजदीक से आधार के पास से ही, यानी जड़ के पास से ही निकलते हैं। वैसे वृक्ष में क्या होता है कि तने के ऊपरी भाग से इसकी शाखाएं निकलती हैं, ज्यादा नीचे नहीं होती है। इन्हें ही वृक्ष कहते हैं, जैसे कि आपने आम का पेड़ देखा होगा। देखिए, इस चित्र में शाक, झाड़ी एवं वृक्ष को दर्शाया गया है। यह क्या है? इसका जो तना हो गया यह, और तने के ऊपरी भाग में यानी तना से ऊपर शाखाएं इसकी निकली हुई हैं। यह क्या है? वृक्ष है। यह क्या है? यह शाक है। इसके जो तने होते हैं वो बहुत ही मुलायम होते हैं और यह झाड़ी का उदाहरण है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से तना स्टार्ट हुआ है इसका और यहीं से शाखाएं निकलना प्रारंभ हो गई है और यह बहुत ज्यादा ऊंचा भी नहीं होता है। यह क्या है? यह झाड़ी है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। शाक, झाड़ी और वृक्षों को देखने के बाद अब हम लोग लता के बारे में जानेंगे कि लता क्या है। देखिए, यह 2 प्रकार का होता है। पहला है विसर्पी लता और दूसरा है आरोही लता। विसर्पी लता क्या है? कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं और यह भूमि पर ही फैल जाते हैं, इन्हें ही लता कहते हैं। आपने बहुत सारी सब्जियों के ऐसे पौधे होते हैं जो कि सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, बल्कि जमीन पर ही ऐसे 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 फैल जाते हैं, उन्हें विसर्पी लता कहते हैं। दूसरा है आरोही लता। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो कि आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे अगर कोई भी पौधा लगा हुआ है, आरोही लता लगा हुआ है और पास में कोई दीवार है या कोई रस्सी अगर लटका हुआ है या फिर कोई पेड़ पौधा है तो वो उसकी मदद से ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं। ऐसे पौधों को आरोही लता कहते हैं। जैसे आपने मनी प्लांट का पौधा देखा होगा। देखिए, यहाँ पर चित्र में विसर्पी लता और आरोही लता को दिखाया गया है। आरोही लता में क्या है? इस का आधार पाकर यह ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, लेकिन विसर्पी लता क्या है? यह जमीन पर ही फैल जाता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखने वाले हैं पौधे के भाग के बारे में, जिसमें हम लोग जड़, तना, पत्ती और पुष्प को देखेंगे। देखिए, कल सीबीएसई ने उसका डाटा जारी किया है कि कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था और कितने लोग इसको पास कर पाए। तो इसका जो सेकेंड पेपर का जो डाटा था वो बहुत ही निराशाजनक था, तो इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं इसे ना, तो बहुत ही आसानी से सीटेट क्लियर कर लेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है जड़। हम लोग पहले जड़ के बारे में जानेंगे। जड़ क्या करता है? तने और पत्तियों को जल जड़ द्वारा ही प्राप्त होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी वृक्ष के लिए जल आवश्यक है, उसे हम लोग पानी देते हैं, ऐसे भी पौधों को। तो क्या होता है? वह पानी जो है जड़ की मदद से ही तने को और पत्तियों तक ऊपर की ओर जाता है। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक भी कहा जाता है। यानी जड़ क्या होता है? जड़ के द्वारा ही पौधे जो हैं वो सीधा खड़ा हो पाते हैं। जड़ अगर न रहे तो वो खड़े रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। इसलिए इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक भी कहा जाता है। अब जड़ 2 प्रकार के होते हैं। वैसे तो बहुत प्रकार से होते हैं, लेकिन आपकी बुक में 2 प्रकार का ही दिया गया है और यही आपको जानना भी है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है मूसला जड़। इसे प्राथमिक जड़ भी कहते हैं। मूसला जड़ को क्या कहते हैं? प्राथमिक जड़ भी कहते हैं। जिन पौधों की मुख्य जड़ सीधे मिट्टी के अंदर चली जाती है, ऐसे जड़ को मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। अब देखिए, इस फिगर में आप लोग देखिए, यहाँ पर जड़ आप देख रहे होंगे। इसमें आप देख रहे हो कि इस पौधे का एक मुख्य जड़
जड़ है मोटा सा जो सीधे यहाँ तक आया है, और कई छोटे छोटे जड़ हैं जो इस तरफ ऐसे ऐसे निकले हुए हैं। तो यह जो छोटे पतले से जड़ आपको दिख रहे हैं इसको हम लोग पार्श्व जड़ कहते हैं, और यह जो सीधा यहाँ से नीचे की ओर गया है इसी को हम लोग मुख्य जड़ कहते हैं। और इस प्रकार की जिस भी पौधे का जड़ इस तरह का होता है उसे हम लोग मूसला जड़ कहते हैं। अधिकांश पौधे जो हैं, अधिकांश पौधों में मूसला जड़ ही यानी प्राथमिक जड़ ही पाया जाता है। यहां तक हो गई बात। दूसरा जड़ का प्रकार है रेशेदार जड़। जिन पौधों की जड़ें एक समान दिखाई देती हैं उन्हें रेशेदार जड़ कहते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, इसमें क्या है, इसमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं है बल्कि सभी जड़ें एक ही प्रकार की आपको दिखाई दे रही होंगी। ये ऐसे पौधे जिनका जड़ रेशेदार होता है वे ज्यादा मजबूत, ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जाते हैं। अब अगर आप देखेंगे कि आम के वृक्ष में कौन सा जड़ होता है, तो इस जड़ के सहारे, रेशेदार के जड़ के सहारे आम का वृक्ष रह पाएगा, पीपल का वृक्ष रह पाएगा? नहीं, वो बहुत ही विशाल वृक्ष होते हैं। और उन इतने भारी भरकम पौधे को, वृक्ष को सीधा खड़ा रखने के लिए उसका जड़ अगर रेशेदार रहे तो वो तो गिर जाएगा। नहीं, उसमें क्या होता है, उसमें मूसला जड़ होता है। इसलिए मैंने कहा था कि अधिकांश जो वृक्ष हैं उनकी जड़ें कैसी होती है, मूसला होती है, यानी प्राथमिक होती हैं। अब जड़ के बाद हम लोग तना के बारे में जानेंगे। देखिए तने क्या करते हैं, ये पौधों को सहारा देते हैं और जल तथा खनिज का संवहन करते हैं। इसका मतलब हुआ जो जड़ द्वारा जल भेजा जाता है वो किसके द्वारा जाता है, कैसे जाता है, वो तने के सहारे ही ऊपर पत्तियों तक पहुंच पाता है। तो इसका कार्य क्या है, पौधे को सहारा देना और जल और खनिज का संवहन करना, यानी पत्तियों तक पहुंचाना। देखिए अब हम लोग पत्तियों के बारे में जानेंगे। अब पत्तियों में क्या होता है कि देखिए अगर सामने से एक पत्ती ऐसे रखा गया है चपटा सा, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग पूर्ण फलक या फलक कह सकते हैं। पत्तियों के चपटे भाग को क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। यहां तक हो गई बात। अब देखिए आप लोग देख रहे होंगे यह इसी पत्ते का एक वो लिया गया है, फिगर लिया गया है। देखिए इसमें हरा रंग है इसलिए ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यह जो पत्ती जो है यह तने से किस प्रकार लगा हुआ है। यहाँ पर इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, यह जो है इसे पर्णवृंत कहते हैं। पर्णवृंत की सहायता से पत्तियां जो होती हैं वो तने से जुड़ी होती हैं। अब आगे देखेंगे, यहां से आप लोग देख रहे होंगे कि यहां से एक सीधा लाइन जो है यहां तक जा रहा है और जो कि पत्ती के बीचों बीच है। आप इस हरे वाले पत्ते में भी देखिए यहाँ से सीधा ऐसे दिखाई दे रहा है, आपको चिन्ह निशान दिखाई दे रहा है। यह क्या है, इसे हम लोग सीरा कहते हैं। यह क्या है, सिराएं हैं। इसमें बहुत सारी सिराएं हैं। देखिए आप ऐसे ऐसे बना हुआ देख पा रहे होंगे, ये सभी क्या है, ये सभी सिराएं हैं। अब इनमें जो बीच से गया है, बीच से जो गुजरा है उसे हम लोग मध्य सिरा कहते हैं। मध्य का मतलब होता है बीच, और सिरा वो है जो कि ऐसे ऐसे गया है, तो इसे क्या कहेंगे, जो बीच से गई है उसे मध्य सिरा, और बाकी ये छोटे छोटे जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सिरा कहते हैं। सिंपली उसे सिरा कहेंगे, और जो बीच से गया है उसे मध्य सिरा, और जिसकी सहायता से पत्ती यहाँ पर लगा हुआ होता है उसे पर्णवृंत कहते हैं। और पूरे पत्ती के चपटे भाग को हम लोग फलक के नाम से जानते हैं। यहां तक हो गई बात। देखिए अभी हमने चित्र की मदद से पत्तियों के भाग के बारे में जाना। अब ये सब पढ़ के समझना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पत्ती के हरे चपटे भाग को क्या कहते हैं, तो फलक कहते हैं, जैसा कि हमने देखा था। सिरा क्या है, तो पत्ती पर रेखित संरचना, यानी जो ऐसे ऐसे आकार बना हुआ था उसे ही सिरा कहते हैं। पर्णवृंत क्या है, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा यह तने से जुड़ी होती है उसे हम लोग पर्णवृंत कहते हैं। चित्र की मदद से आप यह ज्यादा याद रख पाएंगे, इसे रट कर आप जल्दी याद नहीं कर पाएंगे। पत्ती के बीच में स्थित सिरा को मध्य सिरा कहते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी जो डिजाइन, जो आकार सिराओं के द्वारा बनाया जाता है उसे सिरा विन्यास कहते हैं। देखिए जैसा कि अभी हमने देखा कि पत्तियों पर जो डिजाइन बने होते हैं सिराओं के द्वारा उसे हम लोग सिरा विन्यास कहते हैं। अब सिरा विन्यास भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है जालिका रूपी सिरा विन्यास। जालिका का मतलब होता है सामान्य रूप से जाली समझिए, और वैसे ही सिरा विन्यास। इसमें मध्य सिरा के चारों ओर जाल जैसा होता है। अब इस पत्ती को आप लोग देख लीजिए, आप देखेंगे यहाँ पर मध्य सिरा है और उसके बाद कई सारी सिराएं हैं, और उसमें भी बीच में पतले पतले छोटे छोटे सिरा भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। यह क्या है, जालिका रूपी है। अब इस मान लीजिए इसका ग्रीन कलर हमने हटा दिया। अब इस तरीके से देखिए, इसमें जाली का आकार बना हुआ है, जाली जाली टाइप का। यह क्या है, इसे हम लोग जालिका रूपी सिरा विन्यास कहते हैं। यहां तक हो गई बात। अब देखिए दूसरा है समांतर सिरा विन्यास।
अभी हमने जालिका रूपी को देखा और दूसरा है समांतर। इसमें सिराएं एक दूसरे के समांतर होती है, जैसे कि घास में। यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यह घास का ऐसे पत्ता है। इसमें आप देखेंगे कि क्या होता है, जैसे मध्य सिरा यहाँ से गुजरा ऐसे, और इसी के समांतर ऐसे ऐसे सीधी सीधी रेखाएं होती है। जैसे आप धान के पौधे में देखेंगे, घास में देखेंगे, इसमें क्या होती है, समांतर सिरा विन्यास होती है। और जालिका रूपी में जाली का आकार का ऐसे बना हुआ होता है। ऐसे मान लीजिए यह पत्ता है, यहाँ से इसका मध्य सिरा गुजरा और उसके बाद यहाँ से अन्य सिराएं, और इसमें भी छोटी छोटी सिराएं अन्य लगी होती है। यह क्या है, जालिका रूपी हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पत्तियों के कार्य को देखेंगे कि आखिर पत्तियों का कार्य क्या होता है। सबसे पहला है वाष्पोत्सर्जन। इसमें क्या होता है कि जो भी जल जड़ के द्वारा ऊपर भेजा जाता है, उस अतिरिक्त जल को पत्तियां रंध्र द्वारा जलवाष्प के रूप में निकाल देती हैं, और इसे ही हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। देखिए वाष्पोत्सर्जन क्या है, इसमें यह एक जल हानि का प्रक्रिया है। वैसे बुक में दिया नहीं गया है, लेकिन यह जल हानि का प्रक्रिया है। अगर जल को हम बाहर निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, यह जल की हानि ही तो हो रही है। और यही कारण है कि जो प्रमुख पौधे होते हैं, कुछ वृक्षों को आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में उनके पत्ते झड़ जाते हैं, ताकि क्योंकि गर्मी के दिन में बारिश तो होती नहीं है, पतझड़ में ज्यादा बारिश तो होती नहीं है, ज्यादा धूप होता है, तो उस समय उनमें जल की हानि ना हो, जल को बचाने के लिए वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं ताकि उनमें जल संचित रह सके। अब अगला है रंध्र। रंध्र क्या है, जैसा कि हमने देखा कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कैसे होती है, पत्तियों के रंध्र के द्वारा होती है। तो रंध्र क्या है, रंध्र को हम लोग स्टोमेटा भी कहते हैं। और आपने देखा होगा कि पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और इन्हें ही हम लोग रंध्र कहते हैं। रंध्र से गैसों का और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। रंध्र से क्या होता है, गैसों का भी विनिमय होता है। जैसे उसमें गैस आते जाते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पौधे भोजन बनाते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो उसमें उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो वो कैसे जाता है, पत्तियों के रंध्र के द्वारा ही। वाष्पोत्सर्जन भी कहां से होता है, जल हानि, जल कैसे उड़ता है, वो वाष्पोत्सर्जन भी रंध्र के द्वारा ही होता है, इसी की मदद से होता है। इसे स्टोमेटा भी कहते हैं। अब पत्तियों का एक और सबसे मुख्य कार्य होता है, वो है प्रकाश संश्लेषण, जिसे फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। पत्तियां जो है वो प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं तथा ऑक्सीजन निष्कासित करती हैं। ऑक्सीजन निष्कासित करती हैं, और उपयोग किसका किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित हो जाती है। यानी जो भोजन उनका बन जाता है, तो मंड के रूप में पौधों के विभिन्न भाग में वो संग्रहित हो जाता है, संचित हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग भोजन पकाकर खाते हैं तो कहाँ जाता है, सीधे हमारे पेट में जाता है, वैसे ही इनका भोजन बनने के बाद पौधे के विभिन्न भाग में संग्रहित हो जाता है। देखिए पौधे के भाग में हमने जड़ को देखा, तना को देखा, पत्तियों को देखा, और उसके बाद हम लोग पुष्प को देखेंगे, यानी फूल फ्लावर को देखेंगे। पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। पहला है पंखुड़ियां, दूसरा है बाह्यदल, तीसरा है पुकेंसर, और फोर्थ है स्त्री केसर। इन चारों के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इसके नाम से ही स्पष्ट है। पहला है पंखुड़ियां। यह क्या है, खिले हुए पुष्प का मुख्य भाग होता है। खिले हुए पुष्प का मुख्य भाग क्या होता है, पंखुड़ियां होती है, और यह अलग अलग रंगों का होता है, क्योंकि हर फूल का अलग अलग कलर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक पुष्प है, फूल है, इसमें क्या है, पंखुड़ी यही सब है, और यह विभिन्न रंगों का हो सकता है। दूसरा है बाह्यदल। अब पुष्प जो है वो खिलने से पहले क्या होती है, कली होती है। जैसे आप लोग गुलाब का कली देखे होंगे, और उसमें क्या होता है, कली के बाहर छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, यह क्या है, जब पुष्प जो है कली अवस्था में रहती है तो उसको सुरक्षा देने के लिए ऊपर हरा हरा पत्ता होता है, और जैसे जैसे वो खिलता जाता है वैसे वैसे यह जो बाह्य दल होता है वो मुड़कर नीचे आ जाता है और दिखाई भी नहीं देता है। यह क्या है, यह बाह्य दल है जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है। और जब, क्योंकि अभी मैंने कहा कि पत्तियों की सहायता से ही पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, तो जब फूल कली अवस्था में रहता है तो इन्हीं बाह्य दल की सहायता से उनमें प्रकाश संश्लेषण होता है और फूल को पोषण मिलता है। यहां तक हो गई बात। अब हम लोग पुकेंसर और स्त्री केसर के बारे में जानेंगे। देखिए ये वैसे तो सभी पुष्प में, सभी फूलों में होते हैं, लेकिन आपको दिखाई कब देंगे, वैसे पुष्प जिसका जो फूल का जो मुख्य भाग पंखुड़ी होता है वो अगर आपस में जुड़ा हुआ रहता है, वैसे पौधों में यह दिखाई देता है। जैसे गुड़हल का अगर आप पौधा देखें तो उसमें जो उसकी पंखुड़ियां होती है एक जैसे ही ऐसे जुड़ी होती है, और उसके बीच से ऐसी ऐसी संरचनाएं आपको निकली हुई दिखाई देंगी, और इसमें आप पुष्प के भाग
पुंकेसर और स्त्री केसर को अच्छे से देख सकते हैं, जान सकते हैं। देखिए पुष्प में नर और मादा भाग दो भाग होते हैं और ये दोनों एक ही साथ होते हैं, एक ही फूल में दोनों ही पाए जाते हैं और इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए तीसरा है पुंकेसर या फिर पुमंग, इसे हम लोग पुमंग भी कहते हैं। यह क्या है, पुष्प का नर भाग है, यानी मेल वाला जो भाग होता है उसे हम लोग पुमंग या पुंकेसर के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने गुड़हल के पौधे में ऐसा संरचना देखा होगा, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दी होंगी बीच से निकलते हुए। इसमें तीन मुख्य भाग होते हैं, पहला है तंतु, दूसरा है परागकोश और तीसरा है परागकण। ध्यान से समझिएगा, यह पूरी संरचना को, इस पूरे को क्या कहते हैं, इस पूरे को पुंकेसर या फिर पुमंग के नाम से जान सकते हैं। लेकिन इसमें यह जो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक लंबा पाइप की तरह ऐसे ऐसे गया है, इसे क्या कहते हैं, इसे तंतु कहते हैं या फिर फिलामेंट कहते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, या फिर तंतु कहेंगे या फिलामेंट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कुछ इस तरीके के का बना हुआ है संरचना। इसी में क्या होता है, इसमें परागकण होता है, परागकोश होता है, इसमें जमा होता है, क्योंकि कोश किसको कहते हैं, जहाँ पर कुछ चीज जमा होता है, तो वैसे ही यह परागकोश है और इसके अंदर पराग कण होते हैं, छोटे 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 कण होते हैं। अगर आप उसे हाथ लगाएंगे तो उसके पराग जो है वो आपके हाथ में चिपक जाएंगे। आप कभी देखिएगा गुड़हल का अगर आपके पास पौधा फूल हो तो उसमें बीच वाला जो भाग होता है उसे छू कर देखिएगा, उसके जो कण हैं पीले पीले वो आपके हाथ में लग जाएंगे। वो क्या है, वो पराग कण है। और यह जो ऐसे गोल संरचना दिख रहा है वो परागकोश है, यानी पराग उसी के अंदर रहता है। और यह जो लंबा पाइप जैसा संरचना गया है इसे तंतु यानी फिलामेंट कहते हैं। और ये क्या है, यह पूरे को हम लोग पुमंग कहते हैं। यह क्या होता है, पुष्प का नर भाग होता है। अगला है स्त्री केसर, जिसे पुष्प का मादा भाग या फिर जायांग के नाम से भी जाना जाता है। स्त्री केसर के भी तीन भाग होते हैं, अंडाशय होता है, वर्तिका होता है और वर्तिकाग्र होता है, जिसे हम लोग ओवरी में कह सकते हैं, स्टाइल कह सकते हैं और स्टिग्मा के नाम से जानते हैं इन तीनों को। देखिए इसमें यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है इस भाग को, जैसे आप गुड़हल का एक पौधा लेंगे, पौधा नहीं उसमें जो फूल लेंगे तो उसमें आप ऐसे बाहर की ओर संरचना निकली हुई दिखाई देंगी, जो पीला कलर का होगा वह क्या होगा, वह पहले पुंकेसर होगा, जिसमें कि जिसे हम लोगों ने अभी पढ़ा है अच्छे से कि वो नर भाग होता है। उसमें बीच में केवल एक ही ऐसी संरचना आपको दिखाई देंगी। यह तभी दिखाई देंगी जब आप उसकी सभी पंखुड़ियों को अलग करके देखेंगे बीच में, तब यह दिखाई देगा। और यह क्या है, स्त्री केसर है और इसके तीन भाग होते हैं, जो बीच में गोलाकार मोटा सा दिखाई देगा इसे अंडाशय कहते हैं। ऊपर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन गया है इसे वर्तिका कहते हैं। और इसके अग्रभाग को, जो छोटा सा एक गोलाकार बना होगा, इसे हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र से शब्द से ही स्पष्ट है, वर्तिका का अग्रभाग यानी आगे वाला भाग वर्तिकाग्र हो गया। यहाँ पर बीच वाला जो यह लाइन गया है इसे वर्तिका कहते हैं और बीच में यहाँ पर जो मोटा ऐसे गोलाकार संरचना है इसे अंडाशय कहते हैं। अब अगला है बीजांड। अंडाशय में गोल छोटी छोटी संरचनाओं को बीजांड कहते हैं। देखिए जैसा कि अभी मैंने जो फीमेल पार्ट्स था उसमें फ्लावर का, वो मैंने अभी आपको दिखाया, जो जिसे कि स्त्री केसर कहते हैं। और उसमें अगर आप अंडाशय को काटते हैं तो आपको इसके अंदर छोटी छोटी गोल गोल संरचनाएं दिखाई देंगी और इसे ही हम लोग बीजांड के नाम से जानते हैं। तो इस चैप्टर में हमने पौधों के भाग के बारे में देखा, हमने शाख झाड़ी आदि को देखा, वृक्ष को देखा, लता के प्रकार होते हैं कितने यह भी देखा, हमने जड़ों के बारे में जाना, साथ ही तना पत्तियों आदि के कार्य के बारे में जाना। और उसके बाद हमने पुष्प के भाग को देखा, जिसमें हमने बाह्य दल को देखा, पंखुड़ियों को देखा, साथ ही उसके नर और मादा भाग, इन सभी को हमने देखा है। आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे और अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी चीज के बारे में। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।